गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम भारत और चीन के संबंध को देखेंगे। किस प्रकार एशिया की दो महाशक्ति के बीच में समय के साथ रिश्ते में बदलाव आता रहा तथा दोनों के मध्य किन किन मुद्दों को लेकर के आपसी विवाद हैं, इन चीज़ों को भी हम समझेंगे। भारत और चीन एशिया की दो सबसे प्राचीन और उभरती हुई शक्तियाँ हैं। स्वतंत्रता के बाद दोनों ने पंचशील और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत के आधार पर सहयोग की शुरुआत की, लेकिन सीमा विवाद और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा ने संबंधों में उतार चढ़ाव पैदा किया। वर्तमान समय में स्थिति यह है कि दोनों देश व्यापार, वैश्विक मुद्दे और बहुपक्षीय मंच पर सहयोग भी करते हैं और साथ ही साथ एलएसी पर तनाव तथा राजनीतिक अविश्वास का सामना भी करते हैं। एलएसी से यहाँ पे तात्पर्य है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चीन के मध्य जो सीमा है, जिसे हम मैकमोहन रेखा कहते हैं, इसी को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए भारत चीन संबंधों को सहयोग और संघर्ष का मिश्रित रूप कहा जाता है। भारत और चीन का जो संबंध है, इसके आरंभिक दौर को अगर हम देखें, 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, तो भारत और चीन का जो आरंभिक दौर है वो 1947 से 1954 के समय को भारत चीन संबंध को आरंभिक दौर के रूप में जाना जाता है। इस दौर को सहयोग और आदर्शवाद का दौर भी कहा जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत और चीन ने एक दूसरे को एशिया की दो उभरती हुई शक्ति के रूप में देखा। भारत सरकार ने सर्वप्रथम चीन की पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता दिया 1949 में। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिए। 1954 में पंचशील का संधि किया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और साथ ही साथ इसी समय में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी दिया गया। पंचशील के तहत इस संधि में कुछ प्रावधान थे। इसके तहत परस्पर सम्मान, हस्तक्षेप न करना और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व से भारत और चीन के मध्य संबंध को मजबूती मिली थी पंचशील समझौते से, इन प्रावधानों के माध्यम से। बाद के वर्षों में जाकर के जो एक समय आता है जो तनाव और युद्ध का काल माना गया, वो 1959 से 62 के मध्य। 62 में भारत और चीन का युद्ध आप सब जानते ही हैं। इन चीज़ों को अभी हम देखेंगे। 1959 में दलाई लामा तिब्बत में हुए जन विद्रोह के समय अपनी सुरक्षा को देखते हुए भारत आए। भारत सरकार ने उनको शरण दिया। इसे चीन ने समझा कि भारत तिब्बत मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। जो दूसरा मुख्य वजह था इसमें, वो था सीमा निर्धारण को लेकर के दोनों देशों के मध्य विवाद। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है, जिसको लेकर के असहमति थी। चीन द्वारा एलएसी पर गतिविधि बढ़ाया जाना, जो दोनों देशों के मध्य जो सीमा है उस पे चीन के द्वारा जो है कई वहाँ पे गतिविधि बढ़ाया गया, सैनिक बढ़ाया गया, बहुत सारे कैंप बढ़ाए गए, बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए गए। इन चीज़ों से भारत में भी नाराज़गी था। इसके अलावा अक्साई चीन और वर्तमान समय में जो अरुणाचल प्रदेश है, इसके हिस्से को नेफा कहा जाता था, कि क्षेत्र को लेकर भी गंभीर विवाद हुआ। इन सब का परिणाम यह हुआ कि 1962 में भारत और चीन युद्ध हुआ तथा इसमें भारत को पराजय झेलनी पड़ी। एक बार हम मैप पे अक्साई चीन को देख लेते हैं कि अक्साई चीन की स्थिति कहाँ पे पड़ती है। तो जब हम अक्साई चीन की बात करते हैं तो ये आप देखते हैं कि लद्दाख है भारत का सीमा, ये पीओके है जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और यहाँ पे जो है ये गलवान वैली है, यहीं पे सीमा पे। इस तरफ आप देख सकते हैं एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और अक्साई चीन का एरिया यहीं पे जो है लगता है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के भारत और चीन के मध्य जो है विवाद गहराता गया। और जब हम और आगे देखेंगे कि फिर बाद के वर्षों में डोकलाम को लेकर के भी सीमा विवाद हुआ, जिसको हम देखेंगे 2013 से 20 के काल में। अभी फिर से हम आगे देखते हैं कि
कि किस प्रकार से ये 1959 टू 1962 जो इंडिया चाइना वॉर हुआ, उसके बाद का फिर भारत और चीन के बीच का संबंध जो है किस प्रकार का रहा। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि 1962 के युद्ध के बाद भारत और चीन के संबंध काफ़ी बिगड़ गए थे, ख़राब हो गए थे और एक तरीके से अवरुद्ध सा हो गया था, दोनों देशों में अधिक ताल्लुकात नहीं था। लेकिन 1976 में चीन में भी नेतृत्व में बहुत परिवर्तन आ चुका था और चीन भी अपने आर्थिक बदलाव के राह पे चल पड़ा था। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि किस प्रकार से 1980 के दशक में चीन में बदलाव का दौर आरंभ हुआ, तो उस समय चीन भी बदलाव के दौर से गुजर रहा था। और 1976 में भारत चीन के मध्य युद्ध के बाद पुनः राजनयिक संबंध स्थापित हुआ, दोनों देश के मध्य पुनः राजदूतों की बहाली हुई और 1988 में राजीव गांधी ऐतिहासिक चीन का दौरा किया। इससे संबंध में सुधार आया और सुधार को लेकर के एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुआ। जो राजीव गांधी का जो 1988 का जो चीन का दौरा था, इसे 1962 के वॉर के बाद में जो है इसे एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है भारत और चीन के मध्य संबंध के सुधार को लेकर के। बाउंड्री डिस्प्यूट को अलग रख करके इन दोनों देश के मध्य सहयोग को बढ़ाने पे सहमति जताया गया और साथ ही साथ उसके बाद में जो सहयोग बढ़ा, जिसे हम विश्वास निर्माण और सहयोग का काल मानते हैं, जो 1993 से 2005 का समय माना जाता है। इस काल में सीमा विवाद को नियंत्रित प्रबंध मैनेज्ड कॉन्फ्लिक्ट की नीति के आधार पर अपनाया गया और इस समय कुछ प्रमुख समझौते किए गए, जैसे कि 1993 में LAC पर शांति और स्थिरता का समझौता किया गया। 1996 सीमा पर सैन्य बल को घटाने का कार्य किया गया, क्योंकि 1962 के वॉर के बाद दोनों पक्षों ने सीमा पे सैन्य बलों की संख्या बढ़ा दी थी। तो 1996 में समझौता हुआ कि सैन्य बल को वहाँ पे LAC पे कम किया जाए। और साथ ही साथ 2003 जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उस समय जो है विशेष प्रतिनिधि की नियुक्ति की गई, जो भारत चीन के संबंध को मजबूती प्रदान करने के लिए नियुक्त की गई थी। साथ ही साथ 2005 में पॉलिटिकल पैरामीटर्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स को पर जो है हस्ताक्षर किए गए और इसके बाद 2000 के बाद दोनों देशों के मध्य व्यापार तेज़ी से बढ़ा और चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार जो है बनने लगा। और अभी हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे वर्तमान समय का भारत और चीन के मध्य किस प्रकार की व्यापारिक स्थिति है, इन चीज़ों को हम समझेंगे। बढ़ता व्यापार, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, किस प्रकार से भारत और चीन के मध्य जो कुछ सहयोग के मुद्दे भी हैं और प्रतिस्पर्धा के भी मुद्दे हैं, इन चीज़ों को हम जानते हैं। यह समय जो है ये 2005 से 2012 तक का काल माना जाता है, जिस समय व्यापार में भी असीम बढ़ोतरी होती है और साथ ही साथ भारत और चीन के मध्य जो है प्रतिस्पर्धा भी, कंपटीशन भी बढ़ता है प्रमुख क्षेत्रों में। यह समय सहयोग और प्रतिस्पर्धा का मिश्रण माना जाता है। एक तरफ दोनों देश के मध्य व्यापार बढ़ा, प्रमुख संगठन में कुछ मुद्दे पर सहयोग भी बढ़ा, वहीं दूसरी ओर प्रतिस्पर्धा भी बढ़ा। यहाँ पे संगठन से तात्पर्य है ब्रिक्स जैसा संगठन, अगर देखें ब्रिक्स हो गया, फिर अन्य जो वैश्विक संगठन है उनमें कुछ मुद्दों को लेकर के, पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज़ों को, इन सभी चीज़ों को लेकर के सहयोग भी था, लेकिन साथ ही साथ जो व्यापार है इन चीज़ों को लेकर के प्रतिस्पर्धा भी था। यहाँ पे व्यापार को अगर देखा जाए, सहयोग के मामले में व्यापारिक सहयोग जो था, व्यापार 75 से 80 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था इस समय में। अब भारत और चीन का व्यापार अब तो और भी अधिक हो चुका है। और जब हम संगठन स्तर पे जब हम सहयोग की बात करते हैं तो ब्रिक्स हो गया, SCO हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, इन सभी मुद्दों पे लेकर के भारत और चीन के मध्य आपसी सहयोग भी था। साथ ही साथ वर्तमान समय के भारत और चीन का अगर हम देखें व्यापार का जो स्तर है, वो जो यहाँ पे आप देखते हैं कि 75 से 80 अरब डॉलर था, वो वर्तमान समय में 127.7 अरब डॉलर जो है हो चुका है, जिसमें कि भारत का जो निर्यात है वो बहुत ही कम है, आयात सर्वाधिक है। 113.45 डॉलर जो है भारत आयात करता है और निर्यात के मामले में भारत 14.25 डॉलर ही निर्यात
कर पाते हैं, अरब डॉलर ही निर्यात कर पाते हैं। व्यापारी घाटा जो भारत और चीन के मध्य सबसे जो चिंताजनक चीज़ें हैं व्यापार को लेकर के, वो भारत का बढ़ता व्यापारी घाटा है, जो कि वर्तमान समय में 99.2 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। ये भारत के लिए बहुत ही चिंताजनक विषय है। जब हम प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं इस दौर में 2005 से 2012 के बीच में, जो प्रतिस्पर्धा का जो मुख्य जो मुद्दा था वो दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती उपस्थिति, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में चीन अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है वर्तमान समय में भी। इस प्रकार से ग्लोबल साउथ को लेकर के भी दोनों देशों के मध्य अगर देखा जाए तो चीन वहाँ पे भी अपनी शक्ति निरंतर जो है बढ़ा रहा है। वर्तमान में जो चीन का BRI जो प्रोजेक्ट है वो भी चीन की बढ़ती हुई इन क्षेत्रों में शक्ति का प्रतीक ही माना जाता है। इसके बाद में भारत की आसियान को लेकर के लुक ईस्ट पॉलिसी भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया था 1990 के दशक में, और इसके बाद में इसी समय पे चीन भी आसियान के देश को एक बाज़ार के रूप में देखता था, और चीन और भारत के मध्य वहाँ पे व्यापारिक प्रतिस्पर्धा जो है आसियान देशों में देखा गया। और वर्तमान समय में भी ये चीज़ें है कि वर्तमान समय में भी आसियान के बाज़ार को लेकर के भारत और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा जैसी स्थिति बनी रहती है, जिसमें कहीं न कहीं भारत पिछड़ते हुए दिखाई देता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो चीन है वो एक तरीके से प्रोडक्शन हब बन चुका है आज के डेट में। विश्व स्तर पे निर्माण क्षमता बहुत ही अधिक है चीन की, तो इस वजह से व्यापारिक लीड हमेशा चीन को ही मिल पाता है। साथ ही साथ सीमा तनाव और अविश्वास का काल भी आया, जो 2013 से 2020 का समय था भारत और चीन के मध्य। ये सीमा तनाव और अविश्वास का काल माना जाता है। इस समय जो दो प्रमुख जो विवाद हुए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट विवाद है, जिसके बाद एक समय फिर से भारत और चीन के मध्य जो है संबंध एकदम खराब हो गए थे, लेकिन फिर से बाद के वर्षों में जाकर के चीज़ें सही हुई। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं 2017 में हुए डोकलाम विवाद को जानते हैं। डोकलाम की स्थिति पहले हम जानते हैं। डोकलाम एक्चुअली ये अपना सिक्किम है, और भारत की स्थिति आप देख सकते हैं कि जो इस प्रकार से जहाँ पे मैप बनता है तो इस तरह यहाँ पे जो है भूटान की स्थिति पड़ जाती है, और यहीं पे जो है डोकलाम है, ये अपना यहाँ पे चिकन नेक जो है चिकन नेक जिसे हम कहते हैं वो पड़ता है। तो साथ ही साथ जो चिकन नेक जो है वो भारत को जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसको शेष इंडिया से जोड़ने का कार्य करता है। तो जो डोकलाम है वो भारत को लेकर ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, जहाँ जो एक्चुअली डोकलाम जो है वो पड़ता तो भूटान में है, लेकिन चीन यहाँ पे अपनी गतिविधि बढ़ा रहा था। साथ ही साथ वहाँ पे चीन जो है सड़क निर्माण करना चाहता था, लेकिन भारत सरकार अपनी सामरिक स्थिति को देखते हुए, अपनी सीमा सुरक्षा को देखते हुए भारत सरकार इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाया, और भारतीय सीमा से सटे जो भूटान के क्षेत्र में जो डोकलाम है, चीन के द्वारा सड़क निर्माण को लेकर के भारत का विरोध किया गया यहाँ पे, और 73 दिनों तक ये गतिरोध जो है चलता रहा। लेकिन दोनों देशों के सैनिक के मध्य जो है सशस्त्र लड़ाई नहीं हुआ, ये गतिरोध का ही माहौल बन के रह गया। लेकिन भारत और चीन के संबंध में ज़रूर इस समय जो है फिर से एक बार अविश्वास और तनाव भरा पूर्ण समय जो है ये बना रहा। इसके बाद में 2020 में अक्साई चीन के पास जो गलवान वैली है, इस चीज़ को लेकर के भी मुद्दा बना रहा। आप ये देख सकते हैं अक्साई चीन है, ये POK है, और यहाँ पे जो गलवान वैली की स्थिति ये है, और ये भारत का लद्दाख है इंडिया का, ये भी भारत के अगर देखा जाए सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। 45 वर्ष बाद पहला ऐसा घातक संघर्ष हुआ था भारत और चीन के मध्य में। भारत के 20 सैनिक शहीद हुए, इसमें संबंध में गहरी गिरावट आई, और भारत ने कई चीनी ऐप जो एप्लीकेशन यहाँ पे यूज़ किया जाता था इंडिया में, इसको बंद कर दिया गया। FDI की निवेश के जो नियम थे उसको भी करा किया गया भारत सरकार के द्वारा। और उसके बाद में बहुत सारे भारत और चीन के मध्य में जो संबंध है वो खटास भरा ही संबंध जो है बना रहा बहुत दिनों तक। इन दोनों घटना की वजह से 1990 के बाद जो विश्वासपूर्ण संबंध बहाल हुआ था
वह गंभीर रूप से जो है प्रभावित हुआ। इसके बाद में जो 2020 के बाद का जो परिप्रेक्ष्य है भारत और चीन के संबंध को लेकर के अगर देखें तो कई दौर की कमांडर लेवल की वार्ता हुई दोनों देशों के मध्य में। LAC पर बातचीत के बाद में गलवान के विवाद के संबंध को सामान्य बनाया गया और साथ ही साथ इसके बाद में वर्तमान समय में भारत और चीन के जो व्यापारिक संबंध है वो किस स्तर तक पहुँच चुका है इस चीज़ को हमने समझ लिया। सबसे जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो भारत चीन के मध्य बढ़ता हुआ भारत का जो व्यापारी घाटा है, यानी कि भारत और चीन के मध्य जो व्यापार होता है उसमें असंतुलन की स्थिति है। हम बहुत कम निर्यात करते हैं, ओनली 14.25 अरब डॉलर भारत के द्वारा निर्यात किया जाता है और आयात के मामले में आप देख सकते हैं कि 113.45 अरब डॉलर जो है हम आयात करते हैं चीन से। तो इस प्रकार से भारत और चीन के मध्य जो है वर्तमान समय में व्यापारिक असंतुलन है और ये भारत के लिए भारत का जो बढ़ता व्यापारी घाटा है वे बहुत ही चिंताजनक है और भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे इनिशिएटिव भी लिया गया इन चीज़ों को कम करने के लिए, जैसे कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जैसे चीज़ों स्कीम के ऊपर में फोकस किया गया जो कि कारगर भी सिद्ध हो रहा है। इसके बाद अगर देखें तो चीन के BRI जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उस पर भारत की आपत्ति है और साथ ही साथ कोविड के बाद जो डायरेक्ट फ़्लाइट जो बंद कर दी गई थी, कोविड हुआ और उसका साथ ही साथ जो डोकलाम विवाद हुआ था, इसके बाद में भारत और चीन के मध्य जो है डायरेक्ट फ़्लाइट जो है बंद हो गया था। उसे भी अब वर्तमान समय में फ़िलहाल 25 अक्टूबर 2025 से आरंभ कर दिया गया है। तो इस प्रकार से 2020 के बाद डोकलाम विवाद के बाद जो भारत और चीन का जो कुछ विवादित मुद्दे हैं भारत और चीन के मध्य, उन चीज़ों को हमने देखा और साथ ही साथ हमने व्यापार को भी देखा। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे भारत और चीन के मध्य जो संबंध है ऐतिहासिक समय से संबंध रहा है और साथ ही साथ ये दोनों एक दूसरे को एशिया में महाशक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते हैं और साथ ही साथ विश्व पटल पे भी अपनी प्रतिस्पर्धा दिखाना चाहते हैं। इन चीज़ों को लेकर के प्रतिस्पर्धा का दौर भी बना होता है और भारत और चीन एक लंबी सीमा रेखा साझा करता है। तो स्वाभाविक बात है कि दोनों देशों के मध्य सीमा विवाद भी है। आपको यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है कि भारत और चीन के मध्य जो सीमा है उसको हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं, जिस चीज़ को लेकर के दोनों देश के मध्य मुख्य रूप से विवाद है। चीन इस रेखा को मानने से इनकार करता है। भारत और चीन संबंध न तो पूर्ण मित्रता के रहे हैं और न तो पूर्ण शत्रुता के रहे हैं। दोनों देश के मध्य जो है सीमा विवाद, व्यापार में परस्पर निर्भरता और एशिया में नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा जो है बना रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत चीन संबंध जो है वो कंपटीशन, कोऑपरेटिव एंड कॉन्फ्लिक्ट पर आधारित है। यही जो तीनों चीज़ें हैं वो भारत और चीन के संबंध का तीन मुख्य आधार है और हमने देखा कि किस प्रकार से 1947 से लेकर के अभी 2025 तक चीन और भारत के संबंध के बीच में उतार चढ़ाव जो है आता रहा है। वर्तमान समय में हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो व्यापार भी आवश्यक चीज़ें हो सकती है। कुछ हमें वैश्विक जो नियम कानून है इन चीज़ों को भी फॉलो करना पड़ता है। तो इस वजह से हम पूर्ण तरीके से व्यापार भी नहीं बंद कर सकते हैं दोनों देशों के मध्य, लेकिन फिर भी दोनों विकासशील देश है और दोनों ही देश विकसित होने की ओर मुख्य रूप से अग्रसर है और आगे आने वाले दिनों में उम्मीद है कि भारत सरकार के द्वारा अपने व्यापारी घाटे को कम करने को लेकर के किया जा रहा जो प्रयास है ये सफल हो और साथ ही साथ हम एक अच्छी व्यापारिक संतुलन की स्थिति में पहुँचे।